साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल योजना इंडिया। मैं अनिल वर्मा। साथियों, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आप सब लोग जान रहे होंगे, लेकिन बहुत से लोग इसका आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोफार्मा है, उसको नहीं जानते हैं। आज वीडियो बताऊंगा आपको कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जो आवेदन पत्र का प्रारूप है वो क्या है, कौन कौन से कॉलम है भरने होते हैं और किस प्रकार से आवेदन करना होता है, इसका प्रारूप क्या है। तो हम आज बताने वाले हैं आपको कि जो लोग गाँव में रहते हैं, उनके लिए जो प्रोफ़ार्मा है वो क्या है? शहर के लोगों के लिए हम अलग से वीडियो बनाएँगे। लेकिन इसके पहले चाहूँगा कि आप लोग वीडियो देखने के बाद इसे अपने सगे-संबंधियों, दोस्तों और जो भी आपको जानने वाले हैं, आप उनको जानने वाले हैं, सबको इस वीडियो को फैलाइएगा, शेयर करिएगा ताकि सबको जानकारी मिल सके कि आवेदन का प्रारूप क्या होता है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जानकारी के अभाव में लोग परेशान रहते हैं, भाग-दौड़ करते हैं और तब तक समय निकल जाता है, आवेदन नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए ताकि आपको आवेदन करने में कहीं से दिक्कत ना हो, अनावश्यक परेशान ना होना पड़े। तो शुरू करते हैं, आवेदन का प्रारूप क्या है, उसके बारे में जानकारी। सबसे पहले ये प्रोफ़ार्मा है, प्रारूप है, जो उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के लिए लागू होता है। इसी प्रकार के प्रोफ़ार्मे पे आवेदन करना होता है। यदि प्रोफ़ार्मा इस प्रकार का नहीं है, तो ये जो लिखा गया है इसमें प्रोफ़ार्मा में जो शब्द हैं, वाक्य, सेंटेंस उसको आप सादे कागज़ पे लिख कर के भी और उसको भर के भी आप उसको जमा कर सकते हैं, एक फ़ोटो लगा कर के। तो सबसे पहले ऊपर लिखा होता है प्रोफ़ार्मा में, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप। मतलब ये प्रारूप हो गया कि आवेदन कैसा होता है सामूहिक विवाह का। तो सबसे पहले आवेदन में ऊपर लिखा होता है सेवा में। सेवा में आप जिसके नाम से आप जो है ये पत्र दे रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, उसका नाम होता है। गाँव में रह रहे हैं तो खंड विकास अधिकारी लिखेंगे, सेवा में खंड विकास अधिकारी। फिर नीचे है क्षेत्र पंचायत का नाम, मतलब जिस ब्लॉक में आप रहते हैं उस ब्लॉक का नाम लिखा रहेगा, विकासखंड का नाम लिखा रहेगा। फिर जनपद का कॉलम है, जनपद आप जिस जिले में रहते हैं, उस जनपद के आगे यहाँ जनपद भर देंगे। उत्तर प्रदेश आगे इसमें लिखा होता है। फिर उसके बाद आता है विषय। विषय का मतलब होता है कि आप क्या ये प्रोफ़ार्मा है, जो पत्र है, किससे संबंधित है? तो अधिकारियों के पास समय कम रहता है, इसलिए वो लोग विषय देख कर के समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, आवेदन कहाँ देना है, किस प्रकार का ये आवेदन है। तो विषय में लिखा जाता है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह योजना में सम्मिलित होने हेतु पंजीयन एवं विवाह सहायता राशि स्वीकृति करने के संबंध में। मतलब आप जो आवेदन दे रहे हैं, वो सामूहिक विवाह के लिए दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि ये आवेदन मैं दे रहा हूँ, हमारा जो विवाह का जो आवेदन है, इसको स्वीकृत कर लिया जाए और सहायता राशि दिया जाए। फिर इसके बाद भाग अ, कई भाग होते हैं आवेदन में जिसको भरना होता है। तो भाग अ में नीचे क्या भरना है, ये भी देख लीजिए। भाग अ में नीचे लिखा होता है आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक। आवेदक कोई भी हो सकता है, परिवार के माता-पिता या अभिभावक हो सकते हैं या लड़की जिसकी शादी हो रही है, वो खुद भी आवेदक हो सकती है। तो आवेदक में जो भी जिसके नाम से आवेदन होना रहा है, उसका नाम, उसका आधार कार्ड का क्रमांक भरा जाएगा यहाँ पे। आधार कार्ड क्रमांक भरने के बाद आवेदक का बीपीएल कार्ड क्रमांक। बीपीएल कार्ड है तो बीपीएल कार्ड का क्रमांक लिखेंगे। बीपीएल नहीं है तो अंत्योदय का भी, अपात्र गृहस्थी का भी आप यहाँ पर क्रमांक डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आवेदिका का नाम। आवेदिका कौन होता है? आवेदिका जो होती है वो परिवार का लड़की, लड़की के नाम से आप लड़की का नाम यहाँ भरेंगे। आवेदिका का नाम लड़की का नाम रहेगा, जिसकी शादी हो रही है जिस लड़की की, उसका नाम भरा जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आवेदिका के माता-पिता या अभिभावक का नाम। दूसरा पॉइंट है आवेदिका के माता-पिता या अभिभावक का नाम यहाँ लिखा जाएगा आगे। फिर तीसरा है आवेदिका की माता का नाम, जो आवेदिका है, लड़की है, उसकी माता का नाम लिखा जाएगा। निवास का पता, जो निवास का पता होता है, कहाँ रह रहे हैं, किस गाँव में रह रहे हैं, उसका पूरा पता लिखा रहता है। फला गाँव, फला विकासखंड, फला जनपद, उत्तर प्रदेश, जो भी लिखना होता है उसमें आगे लिखना होता है। आवेदिका की जन्मतिथि, जो जन्मतिथि है उसको यहाँ पे भरना होता है, दिनांक, माह, वर्ष में भरा जाता है। फिर आवेदिका की विवाह के समय आयु, जिस दिन विवाह का आवेदन हो रहा है, जिस डेट में, जिस तिथि में, उस दिन को जो आवेदिका है, लड़की है, उसकी उम्र कितनी हो रही है, उसको यहाँ पे भरना होता है। फिर अगला कॉलम है जाति वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग सामान्य अल्पसंख्यक। मतलब किस जाति वर्ग के हैं उसको यहाँ पे भरना होता है। यदि आप
अनुसूचित जात के हैं तो अनुसूचित भरेंगे, जनजात के हैं तो जनजात भरेंगे, पिछड़ा वर्ग के हैं तो पिछड़ा भरेंगे, सामान्य वर्ग के हैं तो सामान्य भरेंगे, अल्पसंख्यक वर्ग के हैं तो अल्पसंख्यक भरेंगे। मतलब जिस जाति वर्ग के हैं उसको वहां पर भरना होता है। इसमें सभी जातियों के लोगों का शादी होता है, किसी जाति धर्म का कोई बंधन नहीं होता, किसी भी जाति का किसी भी धर्म का आदमी इस सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठा सकता है। फिर आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय। परिवार की वार्षिक आय माता पिता भावा के किसी भी स्रोतों से उसकी जो वार्षिक आय होती है यहाँ पर भरना होता है। फिर अगला है परिवार का बीपीएल कार्ड क्रमांक व दिनांक। मतलब जिस डेट में आपका राशन कार्ड जारी किया गया है उस डेट में डेट को यहाँ लिखेंगे, उसका क्रमांक लिखा जाएगा। फिर बचत खाता, शाखा का नाम, शाखा क्रमांक, आईएफएससी कोड। ये लड़की का होगा क्योंकि जो 35,000 रुपये हैं ये लड़की खाते में भेजा जाता है, इसलिए बचत खाता जो है जो भी विवरण है उसका, खाता का नाम, खाता संख्या, ये सब लड़की के नाम से भरा जाएगा, लड़की का होगा और उसी के खाते में जो धनराशि या विवाह के दिन वो भेजी जाती है। उसके बाद आवेदिका का पासपोर्ट साइज का फोटो भी यहाँ लगाया जाता है। भाग अ भरने के बाद भाग ब भरेंगे। भाग ब में वर यानी दूल्हे का आधार कार्ड क्रमांक भरा जाएगा। जिस लड़के से शादी हो रही है उस लड़के का आधार कार्ड क्रमांक पर नंबर भरा जाएगा। उसके बाद वर का नाम माने दूल्हे का नाम भरा जाएगा। फिर वर के पिता आबलिक अभिभावक का नाम, पिता है तो पिता का, या अभिभावक है गार्जियन है तो उनका नाम लिखा जाएगा। फिर वर की माता का नाम माने दूल्हे के माता का नाम, निवास का पता माने दूल्हा कहाँ का रहने वाला है उसका पता यहाँ भरा जाएगा। वर की जन्मतिथि, दूल्हे का जन्मतिथि, दिनांक, माह, वर्ष, कितने दिन का, कितने महीने का, कितने वर्ष का हो गया वो भरा जाएगा यहाँ पर। फिर विवाह के समय आयु, जिस दिन उस लड़के का विवाह हो रहा है उस दिन उसकी उम्र कितनी हो रही है उसको यहाँ भरा जाएगा। फिर व्यवसाय एवं वार्षिक आय माने परिवार की जो वार्षिक आय है उसको भरा जाएगा। बचत खाता का कॉलम दिया गया है, बैंक शाखा का नाम दिया गया है, लेकिन इसको लड़कों को यानी कि वर को नहीं भरना है क्योंकि जो धनराशि है वो लड़की के खाते में भेजी जाती है। अब ब भरने के बाद भाग स भरेंगे। भाग स में विधवा परित्यक्ता के संबंध में जानकारी भरी जाती है। कोई विधवा हो या किसी का पति किसी को छोड़ दिया हो और वह फिर से शादी करना चाहती है, इस योजना के तहत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वो शादी करना चाहती है तो उसके लिए भाग 100 भरा जाएगा। अन्यथा यह भाग 100 सबको नहीं भरना है। जो परित्यक्ता है, जो छोड़ दी गई महिलाएं हैं या जो विधवा हो गई हैं वो शादी करना चाहती हैं तो उनको भाग 100 भरना है। इसके अलावा उनको इसके पहले का सब भरना होता है। तो फिर विधवा को जो परित्यक्ता को जो भरना होता है उसको अब जान लीजिए। पूर्व पति का नाम माने विधवा या परित्यक्ता के जो पहले के पति हैं उन उनका नाम भरा जाएगा। फिर पूर्व पति से विवाह होने का दिनांक माने पहले के जो पति हैं उनका विवाह किस दिन हुआ था उसको भरा जाएगा। फिर पूर्व पति की मृत्यु आबलिक विवाह विच्छेदन होने का दिनांक, यानी यदि पति की मृत्यु हो चुकी है तो उसका डेट यहाँ डाला जाएगा। यदि पति ने या पत्नी ने अपने पति को विच्छेदन कर दिया, छोड़ दिया दोनों लोगों ने, तो उनका यह दिनांक डाला जाएगा कि किस दिन विच्छेदन हुआ था। फिर अगला पॉइंट है पूर्व पति के पिता आबलिक अभिभावक का नाम व पता। मतलब जिससे पहले शादी हुई थी उनके पिता का नाम या अभिभावक का नाम क्या था और उनका पता क्या था, इसको भरा जाएगा। लेकिन आप फिर सुन लीजिए कि भाग 100 सबको नहीं भरना है, यह परित्यक्ता या विधवा महिलाओं को भरना होता है। तो इसके बाद आता है घोषणा पत्र, अभिकथन, उसको भी आपको बताने जा रहे हैं। तो अभिकथन में 2 तरह के अभिकथन भरने होते हैं। एक जो लड़की भरती है, आवेदिका भरता है या भरती है, उसके बाद दूसरा अभिकथन होता है अभिभावक को भरना होता है। तो पहला अभिकथन अभिकथन जो है जो आवेदिका द्वारा भरा जाएगा उसमें ये लिखना होता है कि मैं सत्यनिष्ठा से कथन करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उक्त जानकारी सही है तथा मैंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पूर्व में किसी तरह की विवाह सहायता प्राप्त नहीं की है। मैं यह विवाह परिवार और अपनी सहमति से कर रही हूँ। इसके बाद नीचे लिखना होता है स्थान, माने आप किस जिले के हैं, कहाँ से आवेदन कर रहे हैं।
फिर दिनांक भरना होता है कि किस डेट में आपने अभिकथन किया है, घोषणा दिया है। फिर इसके राइट साइड में आप जाएँगे, वहाँ लिखना होता है आवेदिका के हस्ताक्षर, यहाँ हस्ताक्षर कर देंगे ऊपर। फिर आवेदिका का पूरा पता लिखना होता है। ये करने के बाद नीचे अभिकथन नंबर 2 होता है, उसमें गार्जियन को, अभिभावक को भरना होता है, साइन करना होता है, हस्ताक्षर करना होता है। उसमें ये लिखना होता है कि मैं सत्यनिष्ठा से कथन करता हूँ कि मैं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पात्रता के मापदंडों में आता हूँ तथा मेरी कन्या ऑब्लिक विवाह हेतु पहली बार सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहा हूँ। मेरी कन्या व वर दोनों की आयु विवाह के योग्य है। इसको लिखने के बाद आप नीचे फिर स्थान लिखेंगे, किस स्थान से आपने ये घोषणा भरा है। फिर दिनांक लिखेंगे, किस डेट में आपने इस घोषणा को भरा है। फिर राइट साइड में आपको कन्या के पिता ऑब्लिक अभिभावक के हस्ताक्षर यहाँ करने होते हैं। फिर या अंगूठा निशान, या अनपढ़ है, कम पढ़े लिखे हैं तो अंगूठा निशान लगा सकते हैं, और पूरा पता लिखेंगे। इसके साथ ही लेफ्ट साइड में नीचे आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगाना होता है, जो माँगा गया है, उसको लिखना होता है कि आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगाए हैं, ताकि बाद में कोई कागज़ गायब हो जाए तो आप कह सकें कि हमने तो उसमें कागज़ को लगाया था। तो इसमें संलग्न लिखते हैं नीचे। उसके बाद आयु प्रमाण पत्र, आयु जो आपकी उम्र को दर्शाता हो, आपका हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट हो सकता है, या फिर आधार कार्ड हो सकता है, कुटुंब रजिस्टर का नकल हो सकता है, उसको यहाँ पे लगाना होता है। जो आप लगाएँगे यहाँ लिख देंगे। आयु प्रमाण पत्र में जो लगाएँगे वहाँ लिख देंगे। फिर आपको राशन कार्ड लगाना होता है, राशन कार्ड लगा देंगे, अंत्योदय हो, पात्र गृहस्थी का हो, लगा देंगे। फिर वर और वधू का एक-एक फ़ोटो लगाना होता है। फिर बैंक खाता का पासबुक की छाया प्रति, जो लड़की का लगाया जाएगा, दुल्हन का, फिर आधार कार्ड लगाया जाएगा। फिर उसके नीचे आप जाएँगे तो वहाँ लिखेंगे प्राप्ति रसीद। प्राप्त रसीद का मतलब होता है कि आपको जो आपने जो आवेदन किया है या कर रहे हैं, वो किसको रिसीव करा रहे हैं। और उसके बाद प्राप्त रसीद में लिखेंगे आवेदक का नाम, पता, दिनांक, फिर राइट साइड में कार्यालय प्राप्त करने वाले का हस्ताक्षर और नाम, पता। फिर प्राप्त रसीद को ऐसे थोड़ा नीचे लिखेंगे ताकि उसको ऊपर से फाड़ के ले लिया जा सके। वो प्राप्त रसीद आपको मिलेगा, वो सबूत रहेगा कि आपने आवेदन किस डेट में कब किया था। तो साथियों, हमारी कोशिश रहती है कि आपको निःशुल्क योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए प्रयास किया जाए। आपको अनावश्यक रूप से भाग-दौड़ न करना पड़े। हमारी कोशिश आपको कैसी लगी? हमें ज़रूर बताइएगा। हम जल्द ही आपके लिए और योजनाओं को लेकर आएँगे। आप देखते रहिए योजना इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।